हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन आगे तीसरे अध्याय पे। और तीसरे अध्याय में अपन पढ़ रहे थे क्या, पढ़ क्या रहे थे, अपन ने पढ़ा था धातु और अधातु की अभिक्रिया पढ़ी थी। धातु अधातु की अभिक्रिया पढ़ के अपन ने आयनिक यौगिक बनाए थे। और उन आयनिक यौगिकों की अपन ने क्या पढ़ी थी, गुणधर्म पढ़े थे कि 4 गुणधर्म होते हैं, भौतिक अवस्था, गलनांक, घुलनशीलता और एक क्या होता है उनकी विद्युत चालकता होती है। ये 4 गुण पढ़े थे और उस क्रिया को अपन ने खत्म कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर में। आज चलते हैं आज का टॉपिक है अपना धातुओं की प्राप्ति। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास में पढ़ते हैं क्या, धातुओं की प्राप्ति। मेन जो अपार्ट चलेगा वो धातुओं पे चलेगा और ज्यादातर इसके अंदर धातुओं के बारे में वर्णन है। अधातुओं के तो सिर्फ अपने क्या थे, रासायनिक गुणधर्म थे। तो धातुओं की प्राप्ति के बारे में आज बात करते हैं अपन, किस प्रकार से धातुओं की प्राप्ति होती है अपने को, यानी धातु किस हिसाब से निकालते हैं अपन। ये तो है नहीं कि अपन क्या कर रहे हैं ना, घर में पानी के लिए टंकी खोद रहे हैं, उसके अंदर नीचे अपने पास में धातु आ जाए, सोना आ जाए, लोहा आ जाए, चांदी आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। इन धातुओं की प्राप्ति करने के लिए अपने पास में कुछ विधियां होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, इनको प्राप्त करते हैं। पहले इस धातु की प्राप्ति को पढ़ने से पहले इसके बारे में छोटी छोटी 2-3 परिभाषाएं हैं, मैं उन परिभाषाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि धातुओं की प्राप्ति को पढ़ने से पहले वो शब्द काम में आएंगे जिनकी अपने को परिभाषा जानना जरूरी है, नहीं तो ये कहेंगे ये चीजें क्या है भाई। 3 परिभाषाएं पढ़नी है, एक खनिज के बारे में पढ़नी है, एक अयस्क के बारे में और एक गैंग के बारे में। तो देखिए पहली बात करता हूं किसकी, मैं परिभाषा की, खनिज की। आप छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, इसलिए ज्यादा इतनी बताने की जरूरत नहीं है। खनिज क्या होते हैं, दूसरी अयस्क और तीसरी अयस्क और तीसरी क्या हो जाएगी, गेंद। देखो खनिज होता है कि अपनी पृथ्वी की भूपर्पट्टी के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर जो कोई भी तत्व या यौगिक हो वो प्राकृतिक रूप से जैसा पाया जाता है उसको खनिज कहते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहा प्राकृतिक रूप से जैसा पाया जाता है, तांबा जैसा पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। बाद में अपन उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण करके उसको अलग से धातु प्राप्त करते हैं, उसको अपन आगे की कहानी में पढ़ेंगे। पहले खनिज की परिभाषा ये समझो कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी का मतलब उसकी सतह या उसकी जो प्लेटें होती है उसमें पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों कह दो या यौगिकों कह दो, तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखना, खनिज कहते हैं। रह जाएगी पक्की बात याद कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व या पदार्थों को क्या कहते हैं, अपन खनिज कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन किसकी, अयस्क की। किसकी बात करते हैं, अयस्क। अब देखो अयस्क क्या होते हैं, यानी क्या होता है, मान लो कहीं पर भी है ना अपने को खनिज मिले, अपन ने खुदाई की, वहां पे एक खनिज मिले अपने को, उस खनिज के अंदर क्या होता है, कोई विशेष धातु होती है जिसकी अधिकता होती है। मान लो क्या करना है, मैं यहीं पे खुदाई करूं तो क्या यहाँ पे सोना निकल जाएगा, सोना नहीं निकलेगा। यहाँ पे कोई विशेष स्थान होता है, कोई विशेष खनिज होता है, वहां पे क्या होती है, किसी धातु की क्या होती है, अधिकता होती है, और जिसको वहां से निकालना अपने लिए लाभदायक होता है वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। यानी सोना तो होगा अपने यहाँ पर भी, परंतु इतना नहीं है पर्याप्त मात्रा में कि अपन उसको निकाल ले जिससे अपने को लाभ प्राप्त हो। यहाँ जेसीबियां लगा देंगे, मशीनें लगा देंगे, आपको पता है पृथ्वी की कितने अंदर जाने पड़ता है धातु प्राप्त करने के लिए, खनिजों के लिए। अपन क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे 1-2 लाख रुपए का सोना मिलेगा, अपन वहां पे करोड़ों खर्च करेंगे तब जाके मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी की खुदाई करने में जो खर्चा लगेगा
उसके अंदर जो अपन धातु प्राप्त कर रहे हैं वो लाभदायक होनी चाहिए, तभी जाके होता है, नहीं तो फायदा नहीं होता। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं कि किसी विशेष स्थान पर पृथ्वी की भूपरपट्टी पर किसी खनिज में किसी धातु की अधिकता पाई जाती है और उसका निष्कासन हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, उसे क्या कहा जाता है, अयस्क। उस धातु को क्या कहा जाता है, अपने अयस्क कहा जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखता हूं कैसे, इसकी परिभाषा लिखता हूं, पृथ्वी की भूपरपट्टी में खनिजों में, या ऐसा लिखूं किसी विशेष स्थान पर खनिजों में किसी धातु की अधिकता पाई जाती है, जिसको निकालना हमारे लिए लाभदायक होता है, जिसे निकालना हमारे लिए लाभदायक होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ये बात याद रख लेना। यानी पृथ्वी की भूपरपट्टी में किसी विशेष स्थान पर खनिजों के अंदर कोई विशेष धातु पाई जाती है, जिसे निकालना अपने लिए लाभदायक होता है, उसे क्या कहते हैं, अपन खनिज कहते हैं। तो इस बात को आप याद रख लीजिए। आगे चलते हैं, एक परिभाषा और लिखता हूं, गेंग किसे कहते हैं। देखिए गेंग क्या होती है, देखिए यानी क्या करते हैं अपन, अयस्क निकालते हैं, तो अयस्कों के अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की, जब पृथ्वी से खुदाई करते हैं तो उसके साथ में आपको पता है विभिन्न प्रकार की मिट्टी, रेत के कण और होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को अपन क्या कहते हैं, गेंग कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी और रेत जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, गेंग कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं कि ऐसे लिख दो, पृथ्वी की भूपरपट्टी से खनिज निकालते समय, खनिजों के निष्कासन में, ऐसे लिख दो, खनिजों के निष्कासन में मिट्टी, है ना, मिट्टी, रेत आदि खनिजों में आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गेंग कहते हैं। बात याद रखना कि यानी खनिजों के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती है, रेत और मिट्टी की, वो वाली क्या कहलाती है, गेंग कहलाती है। तो मैं साइड में हो जाता हूं और आप इन तीनों परिभाषाओं को एक बार उतार लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। उतार लिया होगा आपने, अब अपन चलते हैं आगे। देखिए और आगे बात करते हैं, धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। देखिए अपन ने पहले क्या किया, यानी अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, अपने याद रखने की दृष्टि से सरल हो जाए, इसके लिए अपन ये काम कर रहे हैं वर्गीकरण वाला। तो क्योंकि अपन ने शुरुआत में पढ़ा था वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है, किसी चीजों का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक होता है कि वो चीजें याद सरलता से हो जाए, एक गुणों वाली चीजें एक पास में आ जाए और एक अलग गुणों वाली सारी की सारी जो चीजें वो एक अलग भाग में आ जाए, अलग जगह आ जाए। तो चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूं कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर। आप जानते हो अभिक्रियाशीलता के लिए अपन ने एक श्रेणी पढ़ी थी, उस श्रेणी को याद करना पड़ेगा आपको। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण, अभिक्रियाशीलता पढ़ी थी ना, सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी अपन ने, धातुओं का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण पढ़ना है।
देखिए ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से आप समझने की कोशिश करना। मैं पहले सक्रियता श्रेणी लिखता हूँ, आपको भी याद होगी, आपको अगर याद है तो आप भी मेरे साथ साथ में लिखिए और आप उसको याद कीजिए। देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम थी, उसके बाद में सोडियम थी, है ना। आपको याद है तो आप भी साथ साथ में लिखिए इसको, सोडियम पोटेशियम, फिर क्या था कैल्शियम, फिर क्या था मैग्नीशियम, फिर क्या था एल्यूमिनियम, फिर क्या था जिंक, फिर क्या था बाद में Fe आयरन, आयरन के बाद में क्या था Pb लेड, इसके बाद में क्या था हाइड्रोजन, इसके बाद में क्या था कॉपर, कॉपर के बाद में क्या थी Hg, Hg के बाद में क्या था Ag, Ag के बाद में क्या था Au, Au के बाद में क्या था प्लेटिनम। जो इतना ज्यादा याद नहीं रखना। याद है क्या आपको? पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी पारा या Ag और Au, सोना और चांदी और सोना। अब देखिए इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया। देखो ऐसे बांट दिया कि ये वाली धातुएं है ना ये अधिक क्रियाशील है। ये क्या है यहाँ पे लिख दूं मैं, ये उच्च अभिक्रियाशील है। कैसी है? उच्च अभिक्रियाशील, बहुत ज्यादा करती है ना रिएक्शन। पता है आपको सोडियम और पोटेशियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रखते, उनको केरोसिन और मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं उसको। फिर देखो जिंक और आयरन और लेड जो है इनको कहते हैं मध्यम अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाले धातु, और ये जो है इनको कहते हैं अपन क्या, इनको कहते हैं निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातु। तो इसी के आधार पर 3 भाग कर दिए इसके। पहला क्या भाग कर दिया कि पहला मैं ऐसे नीचे से शुरुआत करूं तो मैं लिख दूं निम्न अभिक्रियाशीलता, निम्न अभिक्रियाशीलता, निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं, निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं। दूसरी में क्या लिख सकता हूं? दूसरी में लिख सकता हूं क्या, मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं, अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं। समझ रहे हो ना बात को? और अगली धातु कौन सी लिख दूं मैं? अगली लिख दूं मध्यम, लिख दी तो यहां पे क्या लिख दूं उच्च, उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं, उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं। मैंने बीच में जगह क्यों छोड़ी है इसमें अभी समझाता हूं कि कौन कौन सी धातुएं आएगी और किस हिसाब से वो अपने को पृथ्वी के अंदर भूपर्पट्टी में मिलेगी। तो अब आपको पूछ ले अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? तो 3 प्रकार, एक निम्न, एक मध्यम और एक उच्च। आपको पूछ लेंगे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए तो आप आराम से लिख सकते हो। ये वाली होती है कौन कौन सी? कॉपर, ये वाली होती है कौन सी? मरकरी, ये होती है कौन सी? Ag चांदी सिल्वर यानी, और ये होती है कौन सी? Au यानी गोल्ड। ये बात आपको याद रखनी है। निम्न अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी होगी तो आप अपने आप हाइड्रोजन से नीचे वाली निम्न, हाइड्रोजन जो ऊपर वाली ये एल्यूमिनियम तक वाली क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इसमें पूछ ले निम्न मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली, तो मध्यम वाली ये 3 है, जिंक, जिंक फेरस और क्या हो जाएगी? जिंक फेरस और लेड। और इसके अंदर पूछ ले उच्च वाली, तो उच्च वाली तो आप अच्छे से जानते हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सही है। ये वाली धातु क्या हो जाएगी? उच्च अभिक्रियाशील हो जाएगी। अब देखना ये जो धातुएं है ना, ये धातुएं जो है निम्न अभिक्रियाशील वाली, ये प्रकृति के अंदर स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है। आपको ये पूरी बातें लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है ये प्रकृति के अंदर। याद रख लो कि बात को। यानी आपको पूछ ले कि स्वतंत्र रूप से प्राप्त होने वाली धातुओं के नाम लिखिए तो आप लिख दोगे कॉपर, Hg, Ag और Au लिख दोगे, ठीक है। यानी ये जो प्रकृति के अंदर मिलती है अपने को, ये प्रकृति के अंदर या तो सल्फाइड, या तो सल्फाइड या क्या ऑक्साइड एस्को के रूप में मिलेगी। यानी या तो ये क्या करेगी, कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, उसके सल्फाइड के रूप में मिलेगी या उसके ऑक्साइड के रूप में मिलेगी। जैसे अपन 2 तो अभी पढ़ेंगे, जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है HgS, एक तो ये पढ़ेंगे क्या, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS पढ़ेंगे, क्योंकि ये मरकरी है, वो मरकरी के सल्फाइड एसिड के रूप में मिलती है अपने को, उसके साथ में सल्फाइड होता है ना, शुद्ध करना पड़ता है उसको, बाद में कहीं ना शुद्धि प्राप्ति करेंगे अपन धातुओं की।
और दूसरा जो होता है अपने कॉपर सल्फाइड। ये दो अपने सिलेबस के अंदर अपने को पढ़ने, कॉपर और मरकरी को निम्न अभिक्रियाशीलता वालों में से पढ़ना है। इसके ऑक्साइड भी मिलते हैं, ये बाद में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं वायु के साथ में रिएक्शन करके, उसको भी पढ़ेंगे। ये जो मिलते हैं ये सल्फाइड एस्को के रूप में भी मिलते हैं, है ना। ये किसके रूप में मिलते हैं, ऑक्साइडों के रूप में भी मिलते हैं, और ये किस रूप से मिलते हैं, कार्बोनेट के रूप में भी मिलते हैं। किसके रूप में, कार्बोनेट। ये तीन याद रखना, ये इस रूप में अपने को मिलते हैं। इनका भी वर्णन अपन पढ़ेंगे, तीनों को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे अपन। और ये जो मिलते हैं ये याद रखना, ये स्वतंत्र रूप से प्रकृति के अंदर नहीं मिलते। क्या याद रखना है, स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं मिलते। अरे भी अगर सोडियम और पोटेशियम स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं मिलते, ये क्रॉस लगा दिया, नहीं मिलते। अरे अगर प्रकृति के अंदर सोडियम और पोटेशियम मिलने लग जाएगा तो काम बन जाएगा ना अपना, तो क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इतने अभिक्रियाशील है ऑक्सीजन और जल के साथ में, तो पूछो ही मत, ये आग पकड़ लेते हैं मिनट के अंदर में। तो आपको बात समझ में आई क्या, क्या बात समझनी है आपको, बात ये समझनी है मेन तो ये याद करनी है, सक्रियता श्रेणी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा ऊपर वाली तीन उच्च, बीच वाली मध्य, और ये नीचे वाली क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। धातुओं के नाम कुछ लिख देना, ये पूछे तो बोल देना स्वतंत्र रूप से मिलती है, और ये स्वतंत्र रूप से मिलती है, ये जो सल्फाइड और ऑक्साइड एस्को के रूप में मिलती है। ये पूछे तो बोल देना ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट एस्को में मिलती है, और ये पूछे तो बता देना ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, जिनका वर्णन मैंने यहाँ कर रखा है। तो अब एक बार आप इसको उतार लीजिए और अपन अलग अलग एक एक ना अभिक्रियाशीलता वाली धातु लेके पढ़ते हैं, पहले निम्न वाली, बाद में मध्यम वाली और बाद में उच्च वाली। तो आपको इसको अगर उतारना है तो आप इसको फटाफट उतार लीजिए, वीडियो को रोक के जैसे भी उतारना है, और आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। चलिए ये हटा देता हूं और मैं इसको रखता हूं सिर्फ, क्योंकि मुझे आज की क्लास के अंदर सिर्फ क्या पढ़ना है, मुझे ये ही पढ़नी है निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं का निष्कर्षण या निष्पादन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं का निष्कर्षण, ऐसे लिख दो, धातुओं का निष्कर्षण यानी इनको कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए दो धातु है, दो अपने को याद रखनी है। एक तो जिसको बोलते हैं सिन्नाबार, क्या बोलते हैं, सिन्नाबार, यानी इसका सूत्र होता है सिन्नाबार का HgS, यानी इसको बोलने में Hg यानी मरकरी और S यानी सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोल सकते हैं इसको, सिन्नाबार बोलते हैं इसको। एक तो इसको पढ़ना है और दूसरा अपने को क्या पढ़ना है, कॉपर सल्फाइड को पढ़ना है, Cu2S को पढ़ना है। अब देखिए ये जो सिन्नाबार है ये प्रकृति के अंदर मिलता है HgS, और इससे अपने को क्या प्राप्त करनी है, धातु प्राप्त करनी है। कौन सी धातु प्राप्त करनी है अपने को, मरकरी प्राप्त करनी है। मरकरी प्राप्त करनी है तो देखिए किस हिसाब से मरकरी प्राप्त होती है इससे। मैं सबसे पहले देखो क्या करते हैं, जब ये अपने को प्राकृतिक रूप में मिलता है HgS में, ये सॉलिड अवस्था के अंदर मिलता है, प्रकृति के अंदर ठोस अवस्था में होता है। इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इसको वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तापन लिख दो या उष्मा देते हैं तो गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये ऑक्साइड में बदल जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। HgO क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, प्लस साथ में क्या होता है, साथ में ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, S और O मिलके SO2 बना लेती है। पहली बात समझ में आ गई, यानी अपन ने सिन्नाबार को निकाला, HgS को वायु की उपस्थिति में गर्म किया, गर्म करने पर वो किस में बदल गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल गया, HgO में, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, निष्कासित हो गई। अपने को तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड नहीं चाहिए, वैसे देखें तो अपन ने अभी पढ़ा था कि ये सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों इसको में मिलता है, तो ये ऑक्साइड में भी मिल गया। अपने को तो मरकरी चाहिए भी, धातु चाहिए, अपनी हेडिंग जो मेन है वो धातु प्राप्त करना है ना। इस HgO को, इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन तो ना लिखते यहाँ पे, इसको और गर्म करते हैं, तापमान देते हैं, तो ये Hg अलग हो जाती है और O2 अलग हो जाती है ना। ये मरकरी प्राप्त होगी अपने को, Hg धातु। क्या किया,
प्रकृति में जो HGS मिला था उसको गर्म किया, पहले वो HgO में मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और ज्यादा गर्म किया तो वो किस में बदल गया, मरकरी के अंदर। ये रही धातु मरकरी और ये रही धातु मरकरी, कौन सी, ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातु प्राप्त करी कि नहीं करी अपन ने। और हेडिंग में क्या कह रहे हैं, धातुओं की प्राप्ति करनी है, कर ले। ये रिएक्शन है, इसको संतुलित कर दो, लिखने में आप लिख सकते हो संतुलित रासायनिक समीकरण, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से Hg1 है, ठीक है, यहाँ से सल्फर 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ये 2 ये 3 हो गई, तो इनको सम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, इससे 2 2 ये 4 हो गई, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, 2 2 4 ये हो गई। ये मरकरी एक्सचेंज हो गया तो 2 यहाँ पे लगा दो, 2 हो गई। और सल्फर भी कितने हो गए यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे सल्फर कितने अपने पास में, यहाँ पे सल्फर अपने पास में 1 ही है, तो यहाँ भी 2 लगा देता हूँ, 2 सल्फर हो गए। परंतु ऑक्सीजन बिगड़ गया, यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 कितना 6 हो गया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना लगा दूं, 3 लगा दूं, तो अपने आप संतुलित हो जाएगी। और इसको अगर करना है तो देखिए Hg और O2 O2 है यहाँ पे, तो यहाँ 2 लगा दूं और यहाँ 2 लगा दूं, अपने आप हो जाएगी। संतुलित करनी आप सीख जाओगे, पहले दूसरे पार्ट में बहुत रिएक्शन संतुलित की थी, आपको मेन बात समझ आई क्या, मरकरी कैसे प्राप्त करते हैं। सिनाबार जो प्राकृतिक रूप से मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में मिलता है उसको गर्म करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और गर्म करते हैं, तब जाके मरकरी प्राप्त होती है, बात खत्म, ठीक है। आगे चलिए कॉपर सल्फेट को पढ़ते हैं अपन, इसको कैसे प्राप्त करते हैं। सेम यही प्रोसेस है इसका। कॉपर सल्फेट प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ, इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो कॉपर ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, बात खत्म। ये सेम इसके साथ में कहानी हुई, बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे इसको गर्म करेंगे, Cu2O को गर्म करेंगे, परंतु ये जो सॉलिड वाला भाग है ना, ये इसके साथ में रहेगा, क्योंकि पूरा तो ऑक्साइड में नहीं बदलता, ये कुछ जो रहता है ठोस अवस्था में रह जाता है, तो ये इसके साथ में ये फिर से और रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन में गर्म करेंगे, इसको भी गर्म ही करना है, तापन में तापन ही देना है, इसको उष्मा ही देनी है, और फिर ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये देखो यहाँ से भी अपने को क्या प्राप्त हो गया, कॉपर प्राप्त हो गया। तो आपको मेन इसका काम जो था, अपने को कॉपर और जो मरकरी थी ये दो प्राप्त करनी थी। कॉपर और मरकरी अपन ने किस हिसाब से प्राप्त की, इसको आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया होगा। समझ में आ गई बात। ये तो मैं इसको थोड़ा सा संतुलित कर दूं रिएक्शन को, देखिए कैसे। कॉपर दो, ऑक्सीजन दो और एक 3 है। देखिए ये गड़बड़ होती है तो मैं इनको सम बना लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो 2 ये 4 हो गए ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन 4 करने थे, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। पर यहाँ से ये कॉपर कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, तो फिर मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4 कॉपर हो गए। सल्फाइड 2 हुए तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर से ऑक्सीजन बिगड़ गए, 2 दूनी कितने हो गए 4 और 2 कितने हो गए 6, तो मैं यहाँ पे कितना लगा दूं, यहाँ पे 3 लगा दूं। 3 लगा दूंगा तो अपने आप संतुलित हो जाएगा। बाकी आपको लगे तो इसको उचित उस हिसाब से कर लेना। यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन करके आपस में कॉपर बना लेते हैं। एक तो एक ऑक्सीजन और सल्फर मिलके यहाँ ऑक्सीजन नहीं बनती, क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये सल्फर और ऑक्सीजन, क्योंकि कॉपर अलग हो जाता है, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। संतुलित कर देते, कॉपर 2, देखो कॉपर को 2 बना दूं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और इधर ऑक्सीजन 2, तो इधर 2 बनाना था, यहाँ 2 लगा दूं। कॉपर 4 हो गए, उधर कॉपर को 4 बना दूं, ये लो। फिर यहाँ पे सल्फर कितने हैं, देखो कॉपर देखो 2 नहीं है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 कितने 6 है कॉपर इधर, तो इधर कॉपर कितने बनाने पड़ेंगे, मुझे 6 बनाने पड़ेंगे, तो ये लो 6 कॉपर बना दिए। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, सल्फर 1 है, सल्फर 1 के बाद खत्म, ये संतुलित हो गई। बाकी संतुलित ना है तो भी आप जानते हो, अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा। तो अपन ने इस क्लास के अंदर क्या पढ़ा, मेन यहीं से प्रश्न आना है, धातुओं की प्राप्ति से ही प्रश्न आना है अपने पेपर के अंदर। यानी अपन ने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही धातु को प्राप्त करना सीखा। एक ही धातु के अंदर 2 धातु है, कौन सी धातु, जो निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातु थी उसको प्राप्त, उसमें मरकरी और कॉपर 2 को ही प्राप्त किया अपन ने। मरकरी को कैसे किया, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मरकरी जो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में, HgS के रूप में, सिनाबार के रूप में मिलता है। उसको जब अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से गर्म करते हैं तो मरकरी बनता है। रिएक्शन याद रखनी है कैसे करके।
और दूसरा कॉपर कॉपर सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है। कॉपर सल्फाइड को गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, परंतु फिर कॉपर सल्फाइड को, अगर कॉपर ऑक्साइड को गर्म करना है तो उसके साथ में कॉपर सल्फाइड का ठोस विलयन, ठोस जो तत्व है वो रहेगा, और उनकी जब रिएक्शन होगी तो वापस ये बढ़ेंगी। तो प्रश्न में पेपर यहीं से आएगा। अपन इसके हिसाब से यहाँ O2 है तो O2 कर देंगे, O2 नहीं होगा SO2 होगा, और ये रिएक्शन ठोस के साथ में फिर से होगी। अवस्था लिख सकते हो यहाँ से, ये ठोस है, ये गैस है, ये ठोस है, ये Hg होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है सामान्यतः, ये ठोस भी हो सकता है। कॉपर सल्फाइड ठोस है, ये गैस है, ये ठोस है, ये गैस है, ये ठोस, ये तो कॉपर ऑक्साइड तो ठोस ही है, ये भी ठोस है, और ये ठोस है, और ये क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, धातुओं के प्राप्ति के बारे में तीन छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ी, खनिज, अयस्क और गेंग। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को तीन प्रकार में बांटा। ये अपन ने आज नहीं पढ़ा, ये पहले की अपन ने चीजें पढ़ रखी हैं, तीन भागों में बांट दिया। और आज की क्लास में अपन ने सिर्फ निम्न अभिक्रियाशील को प्राप्त करना सीखा, और इसमें कॉपर और मरकरी दो ही अपने सिलेबस के अंदर है, तो कॉपर और मरकरी दो को ही प्राप्त किया अपन ने। तो आप इस क्लास को पढ़िए, आगे के जो दो भाग है उसको अपन आगे पढ़ते हैं। और आज के क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आगे की क्लास में देखते हैं अपन दो और जो बच गए। तब तक के लिए धन्यवाद।